डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास समकालीन विश्व में भारत पार्ट 2 में राष्ट्रवाद क्या है ये सेकंड चैप्टर करेंगे। 10th क्लास हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से एक फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। अब सेकंड है कि भारत में राष्ट्रवाद का किस तरह उदय है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति समर्पित करती है, यानी कि अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में राष्ट्र को क्या करते हैं, समाहित करते हैं। तो राष्ट्रवाद एक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही देश के प्रति प्रेम प्रदर्शन करने वाली क्या होती है, विचारधारा होती है। यानी कि उसको कहा जाए ये एक भावना है जिसको देखा नहीं जाता, टच नहीं किया जाता, इस भावना को सिर्फ महसूस किया जाता है। और इसी राष्ट्रवादी विचारधारा से ही 1947 में भारत क्या हो पाया था, आज़ाद हो पाया था। अब हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में और भारत में जितने भी आंदोलन चले जो 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई, उनमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो आज हम इस चैप्टर में गांधी जी के द्वारा किए गए कितने क्रांतियाँ कहिए, आंदोलन कहिए, प्रयास कहिए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गांधी जी ने आंदोलन सबसे पहले गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिणी अफ्रीका में रहे। वहाँ पे रंगभेद नीति के खिलाफ वो अपना आंदोलन चलाते रहे। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। जनवरी 1915 में भारत आए और आते ही बिहार के चंपारण के जो किसान थे वो बहुत परेशान थे कि नील की खेती करवाने के लिए उन पर दबाव डाला जाता था। तो 1916 में सबसे पहले बिहार के चंपारण में उन्होंने किसानों के हित में क्या किया था, आंदोलन किया था। दूसरा, गुजरात के खेड़ा में भी 1917 में उन्होंने आंदोलन किया, वो भी किसानों के हित में किया था। तो 10th क्लास के बच्चों को ध्यान रहे कि चंपारण आंदोलन गांधी जी ने 1916 में कहाँ किया था, ये किसके लिए था, तो ये किसानों के लिए था। नक्शे में भरना होता है तो ये बिहार में था और कब हुआ था, 1916 में। इसी तरह खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था, गांधी जी से संबंधित था, 1917 में था। और किसान आंदोलन, ये भी मैप के प्रश्न, ये दोनों ही मैप के लिए विशेष प्रश्न है। फिर 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा मिल के जो मजदूर थे अहमदाबाद में, उनके मालिकों के विरुद्ध क्या किया था, आंदोलन किया था, क्योंकि उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, न्याय किया जाता, नौकरी में उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता। 1918 में अहमदाबाद में। तो ये तीनों आंदोलन, मैं बता दूं आपको, हर एक कोड में एक एक प्रश्न इनका जरूर शामिल होता है। तो 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन एक इस तरह का आंदोलन है कि किसी के काम में सहयोग न करना। देखिए, गांधी जी की विचारधारा थी कि अंग्रेज हमारी मर्जी से यहाँ पर रहे, हमने सहयोग किया तो यहाँ पर ये टिके रहे, अब हमें इनका असहयोग करना चाहिए। क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और 1919 तक ये ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जब अंग्रेज भारतीयों की बात नहीं मानते तो असहयोग आंदोलन गांधी जी को क्या था, करना पड़ा था। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें योगदान दिया, भाग लिया और ये आंदोलन 1922 तक, फरवरी 1922 तक ये बहुत उच्च शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन अचानक क्या होता है, चोरा चोरी, जो यूपी में एक जगह है गोरखपुर के नज़दीक, वहाँ पर क्या होता है कि एक पुलिस कार्यालय पर हमला हो जाता है और 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे जाते हैं। तो नैतिक रूप से गांधी जी इसको एक तरह से आंदोलन को हिंसात्मक मानते हैं और इस आंदोलन को रोकने की क्या करते हैं, सलाह दे देते, इसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ गांधी जी के साथ आके इस आंदोलन को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। फिर गांधी जी का और बड़ा योगदान रहा कि नमक यात्रा। देखिए, नमक यात्रा क्या है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, ये गुजरात में है, साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को वो क्या करते हैं, समुद्र तट
पर एक गांव है, उस गांव का नाम है दांडी। वहाँ पे पहुँचते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पर भी क्या लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था कि नमक कोई भी व्यक्ति खुद इस्तेमाल नहीं करता। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की, 240 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया और उनके साथ में 78 अनुयायी थे। 6 अप्रैल को वे वहाँ पे पहुँचे और दांडी नामक गांव में जाकर उन्होंने नमक अपने हाथों से बनाया और उस कानून को क्या किया, भंग किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि हम नरम से अच्छे तरीके से बिना हिंसात्मक कार्यवाही से क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, यानी कि चीज़ों का उल्लंघन करेंगे। तो 12 मार्च 1930 को पहली बार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों को सहयोग न देने के लिए क्या किया था, चलाया था। मार्च 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया, क्योंकि उनके इंग्लैंड सरकार के साथ में बातें हुई थी कि उनकी बातों पर विचार किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा और देखा जाएगा क्या चीज़ मानने वाली है क्या नहीं। तो गांधी जी कहीं ना कहीं उनके आश्वासन में आए और उन्होंने मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस से ले लिया। दिसंबर 1931 को गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ पर उनकी गोलमेज सम्मेलन 1931 में बात को नहीं सुना गया और फिर वो इंग्लैंड से वापस आए और वापस आके फिर भारतीय आंदोलन की रूपरेखा क्या करने लगे, तैयार करने लगे। 1932 में पुना पैक्ट हुआ था। अब देखिए पुना पैक्ट क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए अंबेडकर क्या कर रहे थे, अलग विधानसभा क्षेत्र की मांग कर रहे थे। ऐसी निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए कि जिसमें अल्पसंख्यक दलित वर्ग है उनको अलग रखा जाए। और गांधी जी किसी भी हालत में हिंदू धर्म के ही अनुयायी और ये कि हिंदुओं के उनको मानते थे, इसका विरोध करते थे। तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पुणे में क्या होता है, एक समझौता होता है। अब देखिए 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। 1930 में जब गांधी जी ने इसको 12 मार्च 1930 को शुरू किया, 9 मार्च 1931 को वापस लिया और फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी सामान को नहीं इस्तेमाल करेंगे, सरकारी दफ्तरों में नौकरी नहीं करेंगे, जो वकील है वो कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे, सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। इस तरह इस आंदोलन का शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता था, आगे बढ़ाया जाता था। अब हम देखते हैं कि खिलाफत समिति का गठन कब हुआ। देखिए खिलाफत कमेटी है, इसका गठन कब हुआ था, 1919 में और बम्बई में हुआ था। ये मानचित्र में भरने के लिए भी आ जाता है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, भारत के मानचित्र में दर्शाइए, तो ध्यान रखिएगा बम्बई में है। हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी, ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। 1909 में लिखी थी। हिंद स्वराज्य की किसी ना किसी तरीके से स्वराज्य को परिभाषित किया गया, स्वराज्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना है। राल्ट एक्ट कब पास हुआ था, देखिए 1919 में हुआ था, जिसको काला कानून नाम दिया था और इसी के आधार पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें भारतीयों को बिना बताए, यानी कि उनको क्रांति को दबाना चाहते थे, राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे, इसलिए जो भी भारतीय होंगे उनको बिना कारण बताइए जेल में रखा जा सकता है। नो दलील नो वकील के वजह से उनको रखा जा सकता है। तो इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे जनरल डायर के कहने पर गोलियाँ चलाई गई और एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। अब हम देखते हैं कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1930 में हुई थी और ये स्थापना किसने की थी, भीमराव अंबेडकर ने की थी। क्यों, क्योंकि दलितों के उत्थान के लिए वो क्या करते थे, काम करते थे। तो भीमराव अंबेडकर ने ये स्थापना 1930 में की थी। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था और ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। और ये भी मैप वर्क में हमेशा पूछा जा सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड किस राज्य में हुआ, उस जगह को बताइए। भारत माता की पहली तस्वीर कब और किसने बनाई थी। तो देखिए भारत माता एक क्या है कि भावनात्मक रूप है। भारत माता को एक साध्वी नारी के रूप में प्रतीक करके देखा गया, जैसे जर्मनी में जर्मेनिया को एक नारी के रूप में प्रतीक करके अपने देश को
दिखाया था। तो 1905 में अमरिंद्रनाथ ने 1905 में भारत माता की तस्वीर बनाई, जिसमें भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं और एक साध्वी के रूप में प्रतीत है, एक आस्था का प्रतीक माना गया है। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? देखिए, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पिकेटिंग शब्द आता है बार बार, उसका अर्थ क्या है उसको समझना और उन्हें बताना आता है। देखिए, ये एक विरोध का एक तरीका है, एक ऐसा विरोध का तरीका जिसमें किसी तरह की हिंसा नहीं होती है, किसी तरह को कुछ नहीं किया जाता है। बस जितनी भी अंग्रेज़ों की उस समय की दुकानें थी, फैक्ट्रियाँ थी, दफ्तर थे, स्कूल थे, उनमें जो लोग प्रवेश करते थे, अंदर जाते थे काम करने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाया या उनको रोक लिया जाता था, उसको पिकेटिंग शब्द दिया गया था। तो पिकेटिंग क्या था? लोगों को सरकारी कार्यालयों में अंदर घुसने से क्या करना? रोकना, उनके रास्ते को रोकना पिकेटिंग कहा जाता था। अब देखिए, गिरमिटिया मजदूर क्या है? ये गिरमिटिया जो शब्द है ये किस तरह अस्तित्व में आए और ये कैसे क्या था, ये बहुत ज़रूरी जानना है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? ये वो मजदूर थे तो भारत थे, लेकिन अंग्रेजी शासन के अधीन जब हम थे तो हमारे यहाँ से गरीब व्यक्तियों को एक एग्रीमेंट किया जाता था और उनको दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाते थे, क्योंकि अंग्रेज दुनिया के ज़्यादातर देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। वहाँ पर जब उनको लेबर की ज़रूरत थी, मजदूरों की ज़रूरत थी, तो भारत से अनुबंध के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर क्या करते थे? इनको दूसरे देशों में ले जाते थे और वहाँ के बाद में यही मजदूर अपने आप को गिरमिट कहने लगे, यानी कि गिरमिट कहने लगे। फिर मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा और इनको ज़्यादातर ये फिजी में, गयाना में, वेस्ट इंडीज़ में और जहाँ जहाँ भी इनके काम थे वहाँ इन मज़दूरों को एक एग्रीमेंट के आधार पर लेके जाते थे। तो देखिए, हमारे रामचंद्र गुहा पहले गिरमिटिया क्या थे? मजदूर थे। तो इंग्लिश में हम इसको इंडेंट्रीट्स लेबर्स जो कहते हैं, और ये आगे चल के गिरमिटिया नाम से क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। देसी खर्चे, होम चार्जेज क्या है? ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि इंग्लैंड में जो खर्च किया जाता है, ब्रिटिश सरकार भारत में स्थापित है और वो सरकार काम क्या करती है? जैसा ब्रिटेन से आदेश आता है वो भारत में लागू करती है। अब जो इंग्लैंड में बैठकर जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर जितना भी खर्चा आता है, उन खर्चों को इंग्लैंड में क्या कहा गया था? होम चार्जेज कहा गया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इंग्लैंड में खर्चा किया जाता था उसको होम चार्जेज कहते थे और भारतीयों से कर लेके वो पैसे इकट्ठे करते थे और उन पैसों को वो कहाँ पे खर्च करते थे? इंग्लैंड में खर्च करते थे, इसलिए इसको होम चार्जेज नाम दिया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है पता नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये वो खर्चा है जो इंग्लैंड में खर्च किया जाता है और इसका जो टैक्स होता है वो भारतीयों से लिया जाता था। दांडी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जगह पूछी जा सकती है। दांडी एक अभी मैंने आपको बताया था, एक गांव है और ये गुजरात में स्थित है। गुजरात का एक गांव है और नमक कानून के लिए क्या है? फेमस है। खिलाफत आंदोलन कब चला था? देखिए, 1919 में खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने चलाया था, क्योंकि टर्की के जो सुल्तान थे उनके साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, तो भारतीय मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया था। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ था? ये 1859 में पारित हुआ था, क्योंकि 1858 में यहाँ पर क्या बन गई थी? एक राजा का शासन स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट पारित हुआ था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? किस भारत के नेता ने, राष्ट्रभक्त ने, क्रांतिकारी ने ये कहा था? तो ये कहने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।